हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वॉच एंड लर्न में। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें जो हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एयर प्रेशर इज़ यूजली हाईएस्ट व्हेन द एयर इज़। आपके पास चार ऑप्शन हैं, वार्म एंड मॉइस्ट, कूल एंड ड्राई, वार्म एंड ड्राई, कूल एंड मॉइस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूल एंड मॉइस्ट। क्यों है? क्योंकि बोथ वार्म एंड मॉइस्चर रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर एंड हेंस इट्स प्रेशर इज हाई। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ स्टेबली कट डायमंड इज दैट। आपके पास चार ऑप्शन है, इट हैज़ वेल डिफाइंड क्लीवेज प्लेन्स, इट हैज़ अ वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी, इट हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ वेरी हार्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण है किसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ स्टेबली गट डायमंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड। आपके पास चार ऑप्शन है, स्टॉइनिंग, बोल्टिंग, थंडर, क्लाउड और क्लाउड क्लैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज क्यों है? क्योंकि साउंड जो है, बिकॉज साउंड फॉलोइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, किसके कारण? थंडर के कारण। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक बात यह भी है कि जो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर देन थंडर बिकॉज लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। क्या है? लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थंडर। हमारा अगला प्रश्न है, इफ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अंडर अनचेंज्ड इज। आपके पास चार ऑप्शन है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। द राइट आंसर इज बी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो क्या अनचेंज रहेगा? फ्रीक्वेंसी। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। आपके पास चार ऑप्शन है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी। इसका तो मैक्सिमम सभी को आंसर पता ही होगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप, जो बारिश की बूंदें जो है वो स्फेरिकल शेप में होती है, किसके कारण? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और कर देती हूँ मैं। तो द सरफेस टेंशन पुल्स द सरफेस ऑफ द ड्रॉप इक्वली एट ऑल पॉइंट्स, thus produces the spherical shape having the minimum surface area. This surface tension is the skin of body of water that makes the molecule stick together. ठीक है दोस्तों, तो रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज more difficult to walk on ice than on a concrete road because। आपके पास चार ऑप्शन है, there is very little friction between the ice and the feet pressing it,
B, ice is soft when compared to concrete. C, there is more friction between the ice and fear. And option number D, none of these. And the right answer is option number A. There is very little friction between the ice and the feet pressing it. ठीक है दोस्तों, आइस और जो फीट प्रेसिंग करते हैं उसके बीच में थोड़ी सी क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड दैट हेल्प अस टू वॉक। विदाउट दिस फ्रिक्शन वी कुड स्लिप एंड फॉल। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमें चलने के लिए पैरों जो फ्रिक्शन और जो फिट होते हैं उसमें जो है थोड़ी सी, मतलब जो फिट होते हैं उसमें जो थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है उसी के कारण जो हम ग्राउंड पर चल सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन जो है, हम अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, स्लिप करते हैं और गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देयर इज वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड फीट प्रेसिंग इट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड बॉल of metals has a spherical cavity inside it. When the ball is heated, the volume of the cavity will, आपके पास चार ऑप्शन है, increases, decrease, remain unaffected, have its shape changed। तो इसका आंसर क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैविटी विल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब बॉल, when the ball is heated, the volume of the cavity will increase। और इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि द मेटल बॉल कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द थिनर वंस। ऑन हीटिंग ईच ऑफ दीज लेयर्स विल इंक्रीज इन रेडियस एज द इनर मोस्ट लेयर आल्सो इंक्रीजेज इट्स रेडियस। द वॉल्यूम इन साइड इट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द होलो पोर्शन, विल आल्सो इंक्रीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, temperature can be expressed as derived quantity in terms of any of the following. There are four options: length and mass, mass and time, length, mass and time, in terms of none। तो right answer is in terms of none। इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, 2 electric bulbs marked 25 watt minus 220 volt and 100 watt minus 220 volt are connected in series to a 440 supply. Which of the bulbs will fuse? तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ बल्ब्स आर, क्या होगा, रेजिस्टेंस को किस डिनोट करते हैं हम, आर। तो इसमें दो है तो हम ले लेंगे, एक R1 और एक R2। वोल्ट वेक्टर 2 1p/1 और 2p/2। ठीक है दोस्तों, कितनी वेलोसिटी है कि है 220/2 इंटू 25। तो क्या आएगा इसका, R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 222/25 और R2 हो जाएगा 222/100। ठीक है दोस्तों, तो हेंस क्या हुआ, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे और इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, एंड द वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट डिवाइड्स इन सच अ वे दैट वोल्टेज अक्रॉस कितने 25 वाट बल्ब विल बी मोर देन 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, हेंस 25 वाट बल्ब बी फ्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? देर आर 4 ऑप्शंस, पैरालैक्टिक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, सोलर डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पैरालैक्टिक जो सेकंड है वो क्या होगा, टाइम की यूनिट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ, देर आर 4 ऑप्शंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनकेव लेंस। कैसे होगा ये होगा, जो आपका वाटर होगा, ये है मान लो आपकी एयर, और ये वाटर, यहाँ पे भी वाटर है। तो ये होगा द लेंस विच हैव एटलीस्ट वन इनवर्ड कर्वेज, ये वन इनवर्ड कर्व्ड सरफेस इज अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है दोस्तों, कनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। एट इट स्प्रेड आउट लाइट रेज दैट हैव बीन रेफर्ड टू इट। अ कनकेव लेंस इज थिनर एट इट्स सेंटर देन एट इट्स एजेस। ठीक है दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनकेव लेंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज, देर आर 4 ऑप्शंस, माइक्रो, नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फर्मी। फर्मी, द मोस्ट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज फर्मी। Our next question is, which of the following is not a vector quantity? Which of the following is not a vector quantity? There are 4 options, speed, velocity, torque, and displacement. So right answer is option number A, speed. Speed is not a vector quantity because a vector quantity is a quantity which has both magnitude and direction. ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं इसके, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये आपकी डायरेक्शन है और ये आपका मैग्नीट्यूड है। हियर इन द गिवन ऑप्शन स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बट नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पीड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम while passing through, there are 4 options, water, vacuum, air, and glass. The right answer is option number D, glass. The speed of light will be minimum while passing through glass. जब वो ग्लास से गुजरती है तो उसकी स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। There are 4 options, Fermi, Angstrom, Newton, and Tesla. The right answer is option number A, Fermi. Because nuclear sizes are expressed in the unit of called Fermi, which is the unit of length equal to 10 raised power minus 15 meter. 1 femtometer used in nuclear physics. It is similar to the diameter of a proton. कितनी रहेगी ये, 10 की रेज पावर माइनस 15। ओके गाइस, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, देर आर 4 ऑप्शंस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड डायलिसिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन।
द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह वीडियो को देखते रहें दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।